Good morning, girls. We are study BSc part past, paper third, unit past, day 8. आज 8वें दिन का अध्ययन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा 7 डे के अध्ययन में हमने प्रोटोप्लाज्म के कार्बनिक घटकों का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हमने विस्तृत रूप से अकॉर्डिंग टू सिलेबस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में अध्ययन किया। आज 8वें दिन के अध्ययन में हम वसा, न्यूक्लिक अम्ल, एंजाइम और विटामिन्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं वसाएं, फैट्स। वसाएं भी कार्बोहाइड्रेट के समान ही ऊर्जा देते हैं। आपको पता होगा जब हमारी बॉडी में सबसे पहले ऊर्जा देते हैं तो कार्बोहाइड्रेट देते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स की क्षमता समाप्त हो जाती है तो उसके बाद नंबर आता है वसा का, और वसा की भी क्षमता समाप्त हो जाती है तब नंबर आता है प्रोटीन का, है ना। तो वसाएं भी कार्बोहाइड्रेट के समान ही ऊर्जा देती है। ये भी जारण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड व जल देते हैं। एक क्रिया बहुत धीरे धीरे होती है पर इसमें अधिक ऊर्जा मिलती है। वसाओं से जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है वह कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा होती है। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के ही बने होते हैं। इनमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात जल के समान नहीं होता जो कि कार्बोहाइड्रेट में होता था, ठीक है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जल के समान नहीं होता। इनमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है और ये जल में अघुलनशील होती है, जबकि क्लोरोफॉर्म, ईथर, बेंजीन जैसे कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होती है। इसका संरचना सूत्र निम्न प्रकार से कर सकते हैं। इसकी कोई अपने बायोलॉजी में आवश्यकता होती भी नहीं है। हम देखते हैं अब लिपिड्स का यानी वसाओं का महत्व। ट्राइग्लिसराइड जीवों में संग्रहित ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। वसा जीवों में किस रूप में संचित रहती है? ट्राइग्लिसराइड के रूप में। 1 ग्राम ट्राइग्लिसराइड से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट से कितनी होती थी? 4.1। ठीक है ना। तो ये अंतर है इनमें, कार्बोहाइड्रेट में और वसा में। ये प्लाज्मा कला तथा कोशिकाओं की संरचना तथा कार्यकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट का भी कार्य था। तंत्रिकाओं की संरचना में तथा माइलिन आच्छाद जो कि इंसुलेटर का कार्य करती है उसमें ये पाया जाता है। जलीय स्तनधारियों में जैसे कि व्हेल, डॉल्फिन तथा पोर्पोइज इत्यादि में त्वचा के नीचे वसा का एक मोटा स्तर होता है जिसे ब्लबर कहा जाता है। ब्लबर सर्दियों में ठंड के रोधी का काम करता है, मतलब ठंड को रोकने का कार्य करता है, तथा साथ में भारी भरकम शरीर को हल्का भी बनाए रखता है। तेल को यदि क्षारों के साथ गर्म किया जाए, जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, तो साबुन का निर्माण होता है। और साबुन बनाने की इस प्रक्रिया को साबुनीकरण, सैपोनिफिकेशन भी कहा जाता है। प्राकृतिक वसाएं होती है, इनसे वनस्पति घी बनाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? डालडा। वसाओं से पेंट्स, वार्निश भी तैयार की जाती है। रेंसिडिटी
ये वसाओं का वह रासायनिक परिवर्तन है जिसके कारण इनमें बदबू आ जाती है और खाने के ये अयोग्य हो जाती है। ठीक है ना। रेंसिडिटी का मतलब वसाओं का वह रासायनिक परिवर्तन जिनके कारण इनमें बदबू आने लगती है और ये खाने के लिए अयोग्य हो जाते हैं। कोशिकीय कलाओं में उपस्थित फास्फोलिपिड पारगम्यता के लिए उत्तरदायी होता है। कोशिका कला को हम आगे पढ़ेंगे तो उनमें जो ये फास्फोलिपिड पाया जाता है वह पारगम्य ट्रांसपेरेंट होता है। शरीर का तापक्रम स्थिर बनाए रखने में भी वसाओं का विशेष योगदान होता है। अब नेक्स्ट है अपना चौथा न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक अम्ल अधिक अणुभार वाले लगभग जटिल अणु हैं। इनकी जानकारी सबसे पहले कोशेल ने 1819 में केंद्रक में देख कर दी थी। किसकी? न्यूक्लिक अम्ल की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी? कोशेल ने। और इसी कारण इनका नाम न्यूक्लिक अम्ल रखा गया। जीवद्रव्य में इनकी उपस्थिति सबसे पहले फ्रेडरिक मिश्र ने 1870 में ज्ञात की थी। किसके अंदर? पढ़ा था ना पहले, तुम्हें पता होना चाहिए, मवाद कोशिकाओं में, पस सेल्स में। लेकिन इनके वास्तविक महत्व का ज्ञान आधुनिक युग की देन है। न्यूक्लिक अम्ल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस के यौगिक होते हैं। ठीक है ना। और इनकी जो संगठक इकाइयाँ हैं न्यूक्लिक अम्ल की, कॉन्स्टिट्यूशनल इकाई है वह है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड स्वयं भी एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक क्षारक और एक पंच कार्बनिक अर्थात पेंटोस शर्करा और एक फास्फेट ग्रुप के द्वारा निर्मित होता है। अभी तक 9 विभिन्न प्रकार के न्यूक्लियोटाइड ज्ञात हो चुके हैं। न्यूक्लियोटाइड के संगठन में भाग लेने वाले वलय के आधार पर इन्हें 2 श्रेणियों में बांटा गया है, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स में 2 प्रकार के नाइट्रोजनस बेस नाइट्रोजन कारक क्षारक आते हैं, एडेनिन ग्वानिन। एडेनिन ग्वानिन। तो इसको याद रखने के लिए मैं तुम्हें ट्रिक देता हूँ, एजी प्यूरिलालजी। प्यूरिन्स यानी प्यूरिलालजी यानी प्यूरिन्स, एजी एडेनिन ग्वानिन। पिरिमिडिन्स, इसके अंतर्गत 3 प्रकार के क्षारक है, साइटोसिन सी, थायमिन टी और यूरेसिल यू। CuT। इनके साथ साथ न्यूक्लियोटाइड्स की पेंटोस शर्कराएँ भी केवल 2 प्रकार की होती है, राइबोस शर्करा, डीऑक्सी राइबोस शर्करा। राइबोस शर्करा से निर्मित होता है आरएनए राइबोन्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सी राइबोस शर्करा से तैयार होता है डीएनए। ठीक है ना। डी यानी नहीं, ऑक्सी यानी ऑक्सीजन। मतलब जब राइबोस शर्करा में से एक ऑक्सीजन को निकाल दिया जाता है तो निर्माण होता है डीऑक्सी राइबोस शर्करा का। बस इतना सा अंतर है इनमें। इन्हीं शर्कराओं के आधार पर समस्त न्यूक्लिक अम्ल जो कि जीवद्रव्य में पाए जाते हैं 2 श्रेणियों में बांटे गए हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए। न्यूक्लिक अम्ल से संबंधित ज़्यादातर अध्ययन हम जेनेटिक्स में करेंगे। न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन से मिलकर न्यूक्लियोप्रोटीन्स का निर्माण करते हैं जो कि एक जटिल पदार्थ है और विभिन्न तत्वों से अपनी तरह के पदार्थों का संश्लेषण करता है। 5वां पॉइंट है अपना एंजाइम। एंजाइम भी जटिल प्रोटीन होते हैं एक प्रकार के जो कार्बनिक उत्प्रेरक का काम करते हैं
उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो किसी रासायनिक क्रिया की दर को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। हम केमिस्ट्री में जनरली उत्प्रेरक शब्द का उपयोग करते हैं, बायोलॉजी में एंजाइम शब्द का उपयोग करते हैं, ज़्यादा इनकी अंतर नहीं होता। क्रिया के अंत उत्पाद एंड प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ प्रकार के एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया और कुछ माइक्रोसोम में पैदा होते हैं। जीवित कोशिकाओं में होने वाली बहुत सी रासायनिक क्रियाएं एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होती है। उदाहरण के तौर पर पाचन, श्वसन, कार्बोहाइड्रेट, वसाओं, प्रोटीनों का टूटना, बनना आदि। एंजाइम स्पेसिफिक विशिष्ट होते हैं, अर्थात एक एंजाइम केवल एक ही क्रिया को उत्प्रेरित कर सकता है, ये इनकी विशेषता है। अधिकतर एंजाइम तभी अच्छे उत्प्रेरक होते हैं जब इनके साथ कोई विशिष्ट कारक जुड़ जाता है। लास्ट है अपना प्रोटोप्लाज्म का कार्बनिक घटक विटामिन्स। ये जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कोशिका में होने वाली अनेक चयापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। इनका एक प्रमुख कार्य है कि सह एंजाइम के संगठन में भाग लेते हैं, अर्थात सह एंजाइम एंजाइमों को क्रियाशील बनाने में मदद देते हैं, जैसे कोएंजाइम ए। पैंटोथेनिक एसिड एक महत्वपूर्ण विटामिन है जो यकृत सेल्स में मिलता है। इस विटामिन की कोशिका में उपस्थित सह एंजाइम ए बन सकता है क्योंकि ये इस सह एंजाइम का एक महत्वपूर्ण भाग है। विटामिन्स के बारे में इसमें कुछ भी दे रखा हो, तुम्हें ज़्यादातर वह सोचने की आवश्यकता नहीं है। विटामिन्स हम अच्छी तरह से जानते हैं, शुरू से पढ़ते आए। विटामिन ए, बी, सी, डी, बी के कई प्रकार है और के तक एंजाइम है विटामिन से। ठीक है, तो ये सह एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीनों के उपापचय में भाग लेता है। इस प्रकार लीवर, गुर्दों, पेशियों का एक विटामिन B2 जिसको राइबोफ्लेविन है, जो श्वसन तंत्रिकाओं की कार्यविधि में महत्वपूर्ण भाग लेता है। विटामिन के कारण यकृत में एक एंजाइम प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण होता है जो रक्त जमाने के लिए अति आवश्यक है। निकोटिनिक अम्ल अथवा नियासिन एक अन्य विटामिन है जो दो सह एंजाइम को बनाता है। सह एंजाइम 1 जिसे निकोटिनेमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड कहते हैं तथा सह एंजाइम 2 जिसे निकोटिनेसाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट कहते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में सहायक है। इस प्रकार प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य से संबंधित ये पॉइंट अपना यहाँ पे पूरा होता है। नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट डे लेंगे। धन्यवाद।